हम देखेंगे एक अनोखा फल जो उपजता है अंधेरे में। पालक और अंडों से बनती है ये खास फ्रेंच डिश। साथ ही देखेंगे कि ये कंपनी किस तरह मक्खन को रेफ्रिजरेटर में नरम बनाए रखती है। मगर सबसे पहले बात उस गोल लज्जतदार डिश की जो 5 स्टार रेस्टोरेंट से लेकर फुटपाथ तक पर मिलती है, पिज्जा। अमेरिका में साल भर में करीब 300 करोड़ पिज्जा बिकते हैं। अब पिज्जा दुनिया में हर जगह मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसकी टॉपिंग होती है झींगे की, तो पाकिस्तान में करी की। मगर इस पाई में ऐसा क्या है जो दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय है? चिपचिपा चीज या मजेदार टॉपिंग्स? जीनो मोलिनारो के मुताबिक वजह इनमें से कुछ नहीं है। एक अच्छे पिज्जा का राज छिपा होता है क्रस्ट और सॉस में। बाकी सब चीजें तो सब जगह वही होती हैं। जीनो मोलिनारो 1956 में इटली से कनाडा आ गए और यहाँ पिज्जा क्रस्ट को परफेक्ट बनाने में जुट गए। मैं इसका दीवाना हूँ। इसे बनाना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बेकिंग के काम में सिर्फ 50% ही थियरी काम आती है, बाकी तो प्रैक्टिकल ही होता है। इसके लिए जुनून और कड़ी मेहनत चाहिए। आज जीनो अपने बेटों के साथ करीब 10,000 वर्ग मीटर की इस फैक्ट्री में फ्रोजन पिज्जा बना रहे हैं। मगर इनकी कामयाबी का राज कोई खानदानी खुफिया रेसिपी नहीं है। हमारी रेसिपी बहुत अलग नहीं है। 4-5 मसाले ही शायद अलग हैं, मगर अलग है हमारा इसे बनाने का तरीका। हम जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं वो अलग और अनोखा है। इनका काम करने का तरीका वाकई बिल्कुल अलग है। मोलिनारोज एक दिन में 50,000 पिज्जा बना सकती है। सबसे पहले तो पानी, मैदे और पिज्जा डो की दूसरी जरूरी चीजों को मिलाया जाता है, जिसमें खमीर, नमक और शक्कर वगैरह शामिल हैं। फिर उन्हें एक विशाल मिक्सर में मिलाया जाता है। ये रोजाना 10 टन आटे का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद डो को टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर वो जाता है एक राउंडर पर। ये 1 मिनट में 50 बार घूमता है और अंदर लगे पिस्टनों से हर टुकड़े को चौकोर बना देता है। इस मशीन से बाहर आते हैं पिज्जा डो के करीब 180 ग्राम के गोले। इन गोलों पर ऑलिव ऑयल डाला जाता है ताकि फैलाने पर ये फटे नहीं। इटली को पिज्जा का जन्म स्थान माना जाता है, मगर ग्रीक लोगों ने इटली के लोगों से काफी पहले टॉपिंग्स वाले चपटे ब्रेड बनाने शुरू कर दिए थे। इन तेल लगे गोलों को ट्रेज में भरकर एक तल वाले प्रूफर में डाला जाता है, जहां ये फूलते हैं। 10 मिनट बाद गोलों को दबाया जाता है, मगर इन्हें और बेहतर टेक्सचर देने के लिए फिर से एक और प्रूफर में भेज दिया जाता है। जब ये तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें एक लेजर की मदद से एक कन्वेयर पर डाल दिया जाता है। सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। सही जगह पर रखा हर गोला 12 इंच की एक गोल रोटी में बेल दिया जाता है। अब पिज्जा का आकार ले चुके ये गोले एक बेहद गर्म पत्थर की ओवन में बेक किए जाते हैं, जिसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस होता है। 55 सेकंड बाद ये पिज्जा बेस सुनहरे रंग के हो जाते हैं। सबसे अहम चीज है क्रस्ट। हर आदमी एक जैसा क्रस्ट नहीं बना सकता। मगर ड्रेसिंग से पहले इन्हें ठंडा करना पड़ता है। जी हाँ, ये बेस जाते हैं एक कूलिंग टनल के अंदर। बात चाहे कनाडा की हो, अमेरिका की हो या यूरोप की, हर जगह ये अलग तरह का होता है। सबका क्रस्ट अलग होता है। इस बीच दूसरी सबसे अहम चीज तैयार की जाती है, सॉस। मसले टमाटरों से भरे बड़े बड़े ड्रम एक मिक्सर में खाली किए जाते हैं। हम रोजाना 5 से 10 ड्रम टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं। ये टमाटर कैलिफोर्निया से आते हैं और एक ड्रम में करीब 2.5 क्विंटल टमाटर होते हैं। यानी कुल मिलाकर करीब 1.5 टन टमाटर। इसके बाद इसमें कुछ खास मसाले मिलाए जाते हैं और साथ में नमक और ओरेगनो भी, जिससे स्वादिष्ट सॉस बनता है। सॉस से भरे टब पिज्जा प्रोडक्शन लाइन पर डाले जाते हैं, जहां ये पहले से बनाए गए बेस से मिलते हैं। तैयार बेसों को एक कन्वेयर पर रखा जाता है और वहीं पर उनके ऊपर ताज़ा सॉस डाला जाता है। इसके बाद डाली जाती है मोज़रेला चीज की एक मोटी परत। काफी मोटी। मोलिनारोज में लगातार चीज की घिसाई होती रहती है। यहाँ एक दिन में करीब 1800 किलो चीज की खपत होती है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैंने एक दानव बना दिया है।
चीज की परत को घूमने वाले ब्लेड धीरे धीरे समान रूप से फैला देते हैं। चीज के बाद बारी आती है पिज्जा की दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय टॉपिंग पेपरोनी की। अमेरिका के करीब 36% पिज्जा पर आपको पेपरोनी मिल ही जाएगा। फिर चीज की दूसरी परत डालने पर टॉपिंग पूरी हो जाती है। अब ये पिज्जा बेक करने के लिए तैयार है, मगर इन्हें आपके ओवन तक पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा, इसलिए इन्हें फ्रीज कर दिया जाता है। एक कूलिंग टनल में नाइट्रोजन से इन्हें ठंडा किया जाता है और उसका तापमान -90 डिग्री सेल्सियस होता है। हम अपने पिज्जा को फ्रीज करते हैं 2 मिनट तक। इतने समय में ताज़ा टमाटर जैसी चीजों का स्वाद सील हो जाता है। ताज़ा टमाटर 2 मिनट में ही फ्रीज हो जाते हैं। टमाटरों का स्वाद ताज़ा बना रहता है। इन फ्रोजन पाइज को पहले तो हल्के से लपेट दिया जाता है। जल्दी ही रैपिंग कस जाती है क्योंकि अंदर से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। एक पिज्जा को मिक्स करने से लेकर रैप करने तक सिर्फ 1 घंटे का वक्त लगता है। पेपरोनी पिज्जा को 3-3 के हिसाब से पैक किया जाता है। फिर उन्हें बड़े डिब्बों में डाला जाता है। एक पैलेट पर 50 डिब्बे रखे जाते हैं, मतलब करीब 600 पिज्जा। ये डब्बे रेफ्रिजरेटेड ट्रक में पूरे नॉर्थ अमेरिका की दुकानों में जाते हैं। मोलिनारोस पारिवारिक व्यवसाय है और यहाँ काम करने वाले लोग भी उस परिवार से जुड़ गए हैं। यहाँ के कर्मचारी आज आए कल गए वाले नहीं है, वो यहीं रुक जाते हैं। शायद उन्हें भी पिज्जा पसंद है। ऊंचे दर्जे की प्रोसेस और कुशल डिलीवरी सिस्टम की वजह से वक्त और पैसा दोनों बचते हैं। अगर सुबह सुबह टोस्ट पर बढ़िया मलाईदार बटर मिल जाए तो फिर क्या कहने। मगर बटर तभी फैलता है जब वो 15 डिग्री सेल्सियस पर हो, यानी फ्रिज के तापमान से कहीं ज्यादा पर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टोस्ट टूट जाता है या हम मार्जरीन का इस्तेमाल करने लगते हैं। 5 साल पहले गेली फूड्स कोऑपरेटिव ने यूरोप में आसानी से फैलने वाले बटर को प्रचलित होते देखा। हमने यूरोप के बाजारों में काफी रिसर्च की और हमारे R&D स्टाफ ने डेनमार्क में काफी वक्त बिताया। अब ये बटर को ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए गुएल्फ ओंटारियो के इस करीब 5852 वर्ग मीटर की फैसिलिटी में स्प्रेडेबल्स बना रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है दूध और क्रीम से, जिसे मथ कर मक्खन निकाला जाता है। क्रीम को पैस्चराइज किया जाता है ताकि अंदर मौजूद बैक्टीरिया मर जाए और स्वाद उभर आए। जब क्रीम इस्तेमाल के लायक हो जाती है तब उसे 5 में से 1 साइलो में रख दिया जाता है। हर साइलो में 66,000 लीटर पैस्चराइज क्रीम रखी जा सकती है। क्रीम को लगातार इन साइलो से बटर प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता रहता है और उस लाइन की शुरुआत होती है चर्नर से। ये मशीन 19वीं सदी की लकड़ी वाली मथनी से कहीं ज्यादा तेज है। ये चर्नर 1 घंटे में करीब 13,000 लीटर क्रीम को मथ कर मक्खन निकाल लेता है। जब क्रीम को मथा जाता है तब उसके फैट ग्लोब्यूल्स टूटने लगते हैं और उससे बटर ग्रैन्यूल्स और छाछ निकलती है। छाछ को अलग निकाल दिया जाता है। इन्हें तो सिर्फ ग्रैन्यूल्स की जरूरत होती है। मथने से निकले ये ग्रैन्यूल्स यहाँ से उस जगह पर आते हैं जो इनका पहला वर्क स्टेशन है। ये 2 ऑगर की एक सीरीज है। ये ऑगर असल में ड्रिल की तरह काम करते हैं जो बटर ग्रैन्यूल्स को प्रेस करके उसे स्मूथ रिच बटर फैट में बदल देते हैं। बटर फैट का गाढ़ापन सही होने पर उसे मिक्सिंग स्टेशन में भेज दिया जाता है। यहीं पर बटर फैट में वो सामग्री मिलाई जाती है जो स्प्रेडेबल्स को फ्रिज में रखने के बाद भी आसानी से फैलने लायक बनाती है। कनोला ऑयल से हमारा स्प्रेडेबल बड़ी आसानी से स्प्रेड होता है। सामान्य मगर पौष्टिक तेल कनोला की वजह से ही बटर ठंडा होने के बावजूद आसानी से फैल जाता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बटर से थोड़ा नीचे होता है, जिससे ये इस हालत में रहता है कि टोस्ट पर आसानी से लगाया जा सके। क्योंकि कनोला ऑयल में कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए बटर के स्वाद में कोई अंतर नहीं आता। बटर फैट मिक्सचर को लगातार मिलाया जाता रहता है। इसमें 2 और चीजें मिलाई जाती हैं, नमक जिससे स्वाद मिलता है और पानी जो फैट कम करता है। अब इसे बटर कहा जा सकता है। इसके बाद इसकी पैकिंग शुरू होती है।
बटर का अपना आकार चौकोर नहीं होता, वो आकार उसे टब में मिलता है। ये फिलर मशीन हर टब में 227 ग्राम मलाईदार बटर भरती है। ये टब ही उसे वो आकार देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह भी है, बटर भरते वक्त टब को धीरे से नीचे रखा जाता है, इससे टब बराबरी से भरता है और बटर बाहर नहीं फैलता। 4 लाइनों में रखे इन टबों को 1 मिनट में 190 टब की दर से भर दिया जाता है। मतलब घंटे भर में 10,000 टब। फिर एक डब्बे में 20 टब रखे जाते हैं। 1 घंटे में 570 डब्बे पैक किए जाते हैं। गेली फूड्स कोऑपरेटिव 1 हफ्ते में 10 लाख टब पैक कर लेती है। इसके बाद इन्हें बाजार में भेजने से पहले 225 वर्ग मीटर के फ्रीजर में रखा जाता है। स्प्रेडेबल्स, स्मूथ, सिंपल और मजेदार बटर जो फ्रिज से निकालकर सीधा टोस्ट पर लगाया जा सकता है। हमेशा बटर नाइफ के लिए तैयार। कई आकार और साइज में मिलने वाले मशरूम बड़ी आसानी से हमारे खाने का हिस्सा बन जाते हैं। मगर पौधों की तरह इन्हें पौष्टिक तत्व सूरज से नहीं मिलते। कुदरती तौर पर मशरूम अंधेरी जगहों पर उगते हैं और वो सड़े लकड़ी के कुंदों या काई जैसी नाइट्रोजन से भरी जगहों पर पैदा होते हैं। हाईलाइन मशरूम्स में इन्हें उपजाने के लिए बिल्कुल सही हालात तैयार किए जाते हैं। कनाडा में हम सबसे बड़े मशरूम उत्पादक हैं और नॉर्थ अमेरिका में हम तीसरे नंबर पर हैं। हम हफ्ते भर में करीब 5 लाख किलो मशरूम उपजा लेते हैं। इसकी शुरुआत होती है सबस्ट्रेट से, जो मशरूमों की खुराक होती है। गेहूं के भूसे के गट्ठरों को काटकर उसमें पानी और नाइट्रोजन से भरी खाद मिलाई जाती है। हाईलाइन में साल भर में भूसे के 80,000 गट्ठरों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, करीब 47,000 टन वजन का। ढेर सारे सबस्ट्रेट के लिए ढेर सारा भूसा। हाईलाइन 1 हफ्ते में 2,800 टन सबस्ट्रेट बनाती है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद सबस्ट्रेट को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे मशरूम के लिए पौष्टिक तत्व पैदा होते हैं। इन ढेरों में ढेर सारी ऑक्सीजन भी मिलाई जाती है, जिससे कंपोस्ट की बदबू कम हो जाती है। 13 दिनों की इस प्रोसेस के बाद 1200 टन सबस्ट्रेट को पैस्चुराइजेशन टनल में भेज दिया जाता है। पास्चुराइजेशन टनल सबस्ट्रेट को गर्म करता है, जिससे अनचाहे कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं और गांठें नहीं बनती। फिर इसे 26 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके इंक्यूबेशन टब में भेज दिया जाता है। खाना तैयार होने के बाद बारी आती है मशरूम उगाने की। हाईलाइन में कई किस्म के मशरूम उपजाए जाते हैं, जिनमें व्हाइट, बटन और पोर्टोबेला मशरूम मुख्य हैं। मशरूम फलों और सब्जियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये बीज से नहीं बल्कि स्पॉन से पैदा होते हैं। ये स्पॉन पैदा किए जाते हैं लैब में। बड़े मशरूम के टिश्यू को गेहूं के दानों के साथ मिलाया जाता है। यहाँ वो टिश्यू इन दानों के बीच बढ़ते हैं और उनसे मशरूम की जड़ें यानी माइसीलियम बनती हैं। इन स्पॉन को सबस्ट्रेट में उसी तरह डाला जाता है जैसे मिट्टी में बीज डाले जाते हैं। 14 दिन बाद इस मिश्रण को ग्रोइंग रूम में रख दिया जाता है, जहां मशरूम बढ़ते हैं। जी हाँ जनाब, मशरूम असल में फंगस के फल होते हैं। यहाँ इनके ऊपर काले पीट मॉस की एक परत डाली जाती है, जिसे टॉप लेयर कहते हैं। इस केसिंग से मशरूमों को बराबरी से नमी मिलती है, जो सबस्ट्रेट के पौष्टिक तत्वों के साथ मिलकर मशरूमों को अच्छी सेहत देते हैं। इनमें विटामिन बी, कॉपर और सेलेनियम भरा होता है। एक पोर्टोबेला मशरूम में एक छोटे केले से ज्यादा पोटेशियम होता है। ज्यादातर मशरूम पतझड़ के मौसम में ही पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ पतझड़ का नकली माहौल बनाया जाता है। ये करके हम माइसीलियम को चकमा देते हैं। जब माइसीलियम को लगता है कि उसकी मौत होने वाली है, तब मशरूम का ऊपरी हिस्सा उगने लगता है, जो जिंदा बचे रहने की कोशिश है। माइसीलियम को हम मौत की धमकी देते हैं तो मशरूम पैदा होने लगते हैं। एक मशरूम से करीब 1600 करोड़ स्पोर निकलते हैं। 14 दिन बाद मशरूम तोड़ने लायक हो जाते हैं। जब मशरूम तोड़ने लायक साइज के होने लगते हैं, तब हर 24 घंटे में उनका आकार दुगना बढ़ता है, यानी हर घंटे में करीब 4%। इस तरह से हम उन्हें बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तोड़े जाने का वक्त आने पर मशरूम इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि एक ही क्यारी से उन्हें दिन में 3 बार तोड़ा जा सकता है। चौबीस घंटों में हाईलाइन करीब 75 टन मशरूम तोड़ लेती है, मगर इन्हें सावधानी से काम लेना पड़ता है। मशरूम पर आसानी से खरोंच लग जाती है।
हम मशरूम तोड़ने के लिए वन टच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सीधा कप में तोड़ते हैं, इससे उन्हें ज्यादा हाथ नहीं लगाना पड़ता। इन मशरूमों को दस्ताने पहनकर हाथों से तोड़ा जाता है और लग नाम के केस में डाल दिया जाता है। इनकी जड़ें सीधे कंपोस्ट के ढेर में जाती हैं, जिससे कचरा कम होता है। तोड़े गए मशरूमों को साथ में रखकर प्लास्टिक की फिल्म से ढक दिया जाता है। तैयार प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटेड ट्रक में बाजारों में भेजने से पहले ठंडा किया जाता है। जब ये तैयार हो जाते हैं तो अंधेरे में पैदा होने वाले ये मशरूम हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने को तैयार होते हैं। उमामी पांचवा स्वाद है जो मीठे, खट्टे, कसैले और नमकीन स्वाद के बाद आता है। इसे बड़ा ही अनोखा स्वाद कहा जाता है। मशरूम में काफी बड़ी मात्रा में उमामी होता है। ये लीजिए, अपनी अंधेरी दुनिया से बाहर आकर ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने को तैयार हैं। कैथरीन द मेडिची फ्लोरेंस की वो मशहूर इटालियन हैं जो किंग हेनरी II से शादी करने के बाद पालक की कई रेसिपी फ्रांस ले आईं। उसके बाद पालक से बनी किसी भी डिश को फ्लोरेंटीन कहा जाने लगा। प्लैट्स 2 शेफ और M&M मीट शॉप्स कई दशक से साथ में काम करते आ रहे हैं और साथ मिलकर ये साल भर में 40 लाख मिनी कीश फ्लोरेंटाइन बना लेते हैं। सुलीन दोनों कंपनियों के लिए काम करती हैं और बेहतरीन कीश रेसिपी बनाती हैं। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मुझे तरह तरह के व्यंजन चखने का मौका मिलता है। इन्हें एक काम बेहद पसंद है, कीश का स्वाद चखना। फ्रेंच मूल और फ्रेंच बैकग्राउंड की होने की वजह से मैं बचपन से ही कीश खा रही हूँ और इसीलिए मुझे उसके स्वाद की अच्छी समझ है। ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ हर कीश को सुलीन की जबान पर चढ़ना पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है इसका क्रस्ट बनाने से। उसके लिए सबसे पहले आटे में शॉर्टनिंग और ठंडा पानी मिलाकर उसे गूंदा जाता है। हर चीज ताजा बनी रहे, इसके लिए ये दिन में जरूरत के मुताबिक 67 किलो के बैच में डो बनाते हैं। इसके बाद डो के टुकड़ों को डिपॉजिटर नाम की मशीन में डाला जाता है। ये डिपॉजिटर इसके और छोटे छोटे टुकड़े करता है और एक ट्रे में 54 टुकड़े डालता है। फिर इन टुकड़ों को प्रेस करके कप का आकार दिया जाता है। अब डो से बने इन कपों में फिलिंग डाली जा सकती है। कीश की फिलिंग बनाने की शुरुआत होती है दूध के बेस से। स्वाद बढ़ाने के लिए नमक और काली मिर्च डाली जाती है। फिर इस मिश्रण को छान लिया जाता है ताकि वो स्मूथ हो। कीश फ्लोरेंटाइन में पालक सबसे अहम होता है और प्रिया इस बात का ध्यान रखती हैं कि पालक बिल्कुल ताजा हो। हमारे पास जो सब्जियां आती हैं वो IQF यानी इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन होती हैं और पहले से कटी होती हैं। IQF की वजह से चाइव, प्याज और पालक के स्वाद, रंग और टेक्सचर में बिल्कुल ताजे बने रहते हैं। इसके बाद बारी आती है चीज की। हालांकि ये खास फ्रेंच व्यंजन है, मगर चीज इसे स्विस स्टाइल में बना देता है। मिनी कीश फ्लोरेंटीन में हम जिस स्विस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे कनेडियन सप्लायर्स से आता है। और अंडों के बिना तो कीश अधूरा होता है। ये फिलिंग तो करीब 1.5 क्विंटल का है, मगर बेक होने के बाद अंडों की वजह से वो हल्का और फूला हुआ बन जाता है। एक ट्रे में 54 खाने होते हैं और एक रैक में 24 ट्रे होती है। मतलब एक रैक में 1296 कीश होते हैं। ये सिर्फ कीश बनाने में ही नहीं, हिसाब लगाने में भी माहिर हैं। एक अवन में एक रैक चला जाता है और अवन का तापमान करीब 245 डिग्री सेल्सियस होता है। ये रैक अवन के अंदर घूमते हैं जिससे कीश को सुनहरा रंग मिलता है। बारह मिनट बाद ये सुनहरे कीश फूल जाते हैं। अब इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सांचों से बाहर आने के बाद ये मिनी कीश जाते हैं कूलिंग स्पाइरल में। अगर इस कन्वेयर को खोल दिया जाए तो ये करीब 200 मीटर लंबा हो जाएगा।
20 मिनट बाद ये कीश पहुंच जाते हैं ब्लास्ट फ्रीजर में। ये फ्रीजर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रीजर से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये पंखे इतनी तेजी से चलते हैं कि इनके सामने आए तो ये हमें अंदर खींच लेंगे। ठंडा होने के बाद इन फ्रोजन कीशेस को पैक किया जाता है। निवाले के आकार के ये टुकड़े अब फ्रीजर से हमारे ओवन में जाने को तैयार हैं। पुरानी कहावत है, मर्दाने लोग कीश जरूर खाते हैं। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग भी टूर द फ्रांस के वक्त स्वस्थ रहने के लिए ये फ्रेंच डिश खाते थे।